नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन सभी विषय की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जिस भी विषय की आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स कीजिए, उसी विषय की वीडियो आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ग 2 और 3 एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रतिदिन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। हमारे चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान है। कार्बन अधातु है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। आवर्त सारणी में स्थान की बात करें तो यह तृतीय आवर्त में है और यह 14वें समूह में है, सेकेंड पीरियड में है और 14th ग्रुप में है और इसका ब्लॉक पी ब्लॉक है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, नोट्स भी बना लीजिए यदि पॉसिबल हो तो, ताकि आप बार बार उसका रिवीजन कर सकें और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। अब बात करते हैं कार्बन के 2 मुख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं। तो कार्बन के 2 मुख्य गुणधर्मों में पहला है श्रृंखलन और दूसरा है चतुःसंयोजकता। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं और इसी गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, जिसे हम कहते हैं श्रृंखलन। यहाँ आपके सामने ब्यूटेन का एक उदाहरण दिया हुआ है। इसमें ये 4 कार्बन मिलकर ब्यूटेन का निर्माण कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी कार्बन मिलेंगे तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम श्रृंखलन कहते हैं। अब बात करते हैं चतुःसंयोजकता। चतुःसंयोजकता का मतलब है कार्बन में 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिसे हम चतुःसंयोजकता या टेट्रावैलेंसी कहते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सहसंयोजक आबंध बना रहा है। तो इसे हम कहते हैं चतुःसंयोजकता। जरूरी नहीं है कि यहाँ हाइड्रोजन ही हो, इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई दूसरा तत्व भी हो सकता है। ये कार्बन के 2 मुख्य गुणधर्म हैं। अब बात करते हैं कार्बन के रूपों की। तो कार्बन मुख्य रूप से 2 रूपों में पाया जाता है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब है इनमें कार्बन परमाणु निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इनके निश्चित गलनांक होते हैं, ये क्रिस्टलीय रूप कहलाते हैं। इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, ये क्रिस्टलीय रूप है। अब देख रहे होंगे इनकी जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय रूप किसे कहेंगे? अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु किसी निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इनका कोई क्रम नहीं होता है। जैसे कोक, कोयला, चारकोल और लैम्प ब्लैक, ये चारों अक्रिस्टलीय रूप है। और हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन ये क्रिस्टलीय रूप है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लें कि कार्बन के 2 रूप, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, अक्रिस्टलीय में कोक, कोयला, चारकोल और लैम्प ब्लैक। अब बात करते हैं अपर रूपता की। जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है
जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, तो उन रूपों को हम अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के 3 अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। इन तीनों के भौतिक गुण अलग अलग हैं, लेकिन कुछ रासायनिक गुण इनके समान होते हैं, यही कहलाता है अपर रूप। और तीनों किसके रूप हैं? तीनों ये कार्बन के ही रूप हैं। सोचिए, ग्रेफाइट कितना सस्ता होता है और हीरा कितना महंगा होता है, जबकि हैं दोनों कार्बन ही। तो इस तरह से कार्बन 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है। इन्हें हम कार्बन के अपर रूप कहते हैं और इनके 3 मुख्य उदाहरण हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। इनकी संरचना को देख लें, समझ लें। अब इनके बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम हीरा के बारे में। हीरा अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी 3D संरचना बनती है। यह है हीरा की विशेषता। ग्रेफाइट की विशेषता की बात करें तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, जिसके कारण कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल पर एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। ये ग्रेफाइट चिकना और फिसलनशील होता है, साथ ही यह विद्युत का सुचालक होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखें फुलेरिन। फुलेरिन की सबसे पहले C60 के रूप में पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित थे। चूंकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर के द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फुलेरिन नाम दिया गया। किस वजह से नाम दिया गया, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। C60 को बकी बॉल भी कहा जाता है। बकी बॉल क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि बकमिस्टर फुलर के द्वारा डिजाइन किए गए गुंबद के समान ये लगते। अब C60 की बात करें तो इसमें 20 षटभुज और 12 पंचभुज sp2 संकरित होते हैं। ये तथ्य याद रखने लायक है। C60 और C70 मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फुलेरिन में C60 और C70 प्रचुर मात्रा में बहुतायत में पाए जाते हैं। यह है इसकी संरचना। अब देखते हैं ग्राफीन क्या है। तो ग्राफीन कार्बन का एक 2D अपर रूप है, जिसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरण में षटकोणीय जालक संरचना में एक ही परत की मोटाई में व्यवस्थित रहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखेंगे। इसमें जो है षटकोणीय जालक संरचना होती है। sp2 संकरण होता है, 2D होता है ये, और ग्रेफाइट की एक ही परत होती है। इसमें कितनी? एक ही परत होती है। इसकी मुख्य विशेषता देख लें। यह स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है, ऊष्मा का उत्कृष्ट चालक है, बहुत हल्का होता है, लचीला एवं पतला होता है, बहुत अच्छा विद्युत का चालक है, रासायनिक रूप से स्थिर है। इसका उपयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, ऊर्जा भंडारण में, कंपोजिट सामग्री, संवेदी उपकरण, चिकित्सा क्षेत्र और जल शोधन में इसका उपयोग होता है। ग्राफीन कार्बन का एक क्रांतिकारी रूप है, जिसकी असाधारण विशेषताएं इसे भविष्य की कई उन्नत तकनीकों के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है। तो ग्राफीन याद रखेंगे किससे बना हुआ है? ये कार्बन का है। एक अपर रूप ही इसे मानेंगे हम, जो कि 2D होता है। और बनता कैसे है ये?
ग्रेफाइट से कुछ विधियां होती हैं जिनके द्वारा इसे अलग किया जाता है और एक परत हम प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त होता है ये? ग्रेफाइट से। अब बात करते हैं सहसंयोजी आबंध। तो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कितने की साझेदारी होती है? एक युग्म की, इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म की साझेदारी होती है। जैसे यहां देख लें, हाइड्रोजन दो हैं, एक एक इनमें इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की साझेदारी हो गई, तो साझेदारी का ये इलेक्ट्रॉन आ गया बीच में, इसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। यहाँ दोनों हाइड्रोजन परमाणु अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं और उनके बीच एक सहसंयोजी आबंध बनता है। ये कार्बन की प्रकृति होती है। कार्बन की प्रकृति सहसंयोजी होती है। कार्बन के परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके यह 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है। इसलिए कार्बन को चतुसंयोजी या टेट्रावैलेंट कहा गया है। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला, शाखा या रिंग बनाते हैं। इसी कारण जो कार्बन है वह असंख्य यौगिक बनाता है और जीवन का मुख्य आधार है। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देख लें। कार्बन द्वारा बनाए गए सहसंयोजी आबंध, ये है मीथेन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ ये चारों तरफ इसके हाइड्रोजन। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इस तरीके से साझा होता है। एथेन में देखें तो एथेन में भी एक युग्म, इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी होती है और यहाँ भी बेंजीन में भी इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी होती है, इन सभी जगहों पर। तो ये है सहसंयोजी आबंध। अब चलिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में कार्बन और उसके अपर रूप से संबंधित पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण में कार्बन की उपस्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहले कथन को देखें, कार्बन हमारे ग्रह पर जीवन की रीढ़ है। बिल्कुल सही है। सभी सजीवों में, चाहे वो पौधे हों, चाहे जानवर हों, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, उन सभी में कार्बन पाया जाता है। तो यह हमारे जीवन की रीढ़ है, बैकबोन है। दूसरा, हमारे ग्रह पर कार्बन को कई बार चक्रित और पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। ये भी सही है। कार्बन चक्र के द्वारा कार्बन लगातार चक्रित होता रहता है, रिसाइकल होता रहता है। 18वीं शताब्दी के अंत में कार्बन को एक तत्व के रूप में पहचाना गया। ये भी बिल्कुल सही है। एंटोनी लेवोजियर के द्वारा इसकी पहचान की गई थी एक तत्व के रूप में 18वीं शताब्दी के अंत में। लास्ट ऑप्शन, अधिकांश कार्बन वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में मौजूद है। ये गलत है, क्योंकि अधिकांश कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मौजूद है, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में मौजूद नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर। यहाँ जो भी प्रश्न है हम उनके आंसर्स को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि ये क्यों है, किस वजह से इसका आंसर ये होगा, और जो दूसरे ऑप्शन है वो नहीं है तो क्यों नहीं है, हम इसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फुलेरीन के बारे में गलत है? तो कौन सा गलत है? सबसे पहला, फुलेरीन को बकी बॉल भी कहा जाता है, हमें पता है, अभी हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, बकी बॉल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी संरचना अमेरिकी वास्तुकार बकमिस्टर फुलर के द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुंबद के आकार का होता है। दूसरा, उन्हें प्रयोगशाला विसंगतियों के रूप में खोजा गया था। ये भी बिल्कुल सही है।
1985 में प्रयोगशाला प्रयोग के दौरान अप्रत्याशित रूप से इसे खोजा गया था। कब? 1985। फुलेरीन प्रकृति या अंतरिक्ष में उपलब्ध नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फुलेरीन अंतरिक्ष में भी है और प्रकृति में भी है, दोनों